औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में वादा किया था, 1 घंटा 10 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमने स्टेडीकरण को किया था, हमने ऊहम्स लॉ को कंप्लीट करके रखा हुआ था और हमारा तीसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होते हैं और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दिस टॉपिक इज़ लिटिल बिट ट्रिकी एंड मैंने फिर कहा कि मैं आप लोगों से फिर इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड तीसरा टॉपिक हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट। ये 2 टॉपिक्स पर रह जाएंगे। अभी ये इसी वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचाएंगे और शायद फिर इसी वीडियो में मैं MCQs को भी ज़रा जिक्र करूँ। So, effect of temperature on the resistance. The resistance of a material changes with the change in temperature. The effect of temperature upon the resistance varies according to the type of material. The resistance of a conductor, copper, aluminum, increases with the increase of temperature. एक बात कि हमारे पास अगर हम कंडक्टर की अब ये एक है कि हमारे पास रेजिस्टेंस वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टाइप ऑफ मटेरियल पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करता है। अब इनमें से इन्होंने फिर एग्ज़ाम्पल दिया है कि अब अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कॉपर एल्यूमिनियम ये इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। सो इसके लिए यानी कि मेरा मकसद ये होगा कि जो मेटालिक कंडक्टर्स है, जो गुड कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हो गए जिस तरह कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर हो गया, कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर, इसी तरह मैंने कुछ लिखे हुए थे यहाँ पर आप लोगों को शेयर करता हूँ। कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर और बस यही मैंने लिखे हुए थे। कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर ये हमारे पास अगर हम इसके जिक्र करें तो इंक्रीजेज विद इसमें सिल्वर जो है ना, सिल्वर इट इज़ द मोस्ट गुड कंडक्टर। सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस सिल्वर की है, रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो अगर इसमें गुड कंडक्टर्स में हम इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। चेंज इन रेजिस्टेंस इज फेयरली रेगुलर फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। द चेंज इन रेजिस्टेंस इज फेयरली रेगुलर फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर के इतने एक्सटेंट तक ना गए हों, बस कुछ नॉर्मल रेंज में। द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो बैटरीज में जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल फ्लूइड्स, उनमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, या फिर इंसुलेटर में हमारे पास ग्लास आ जाता है, मिका आ जाता है, रबर आ जाता है, एट्सेट्रा। और इसी तरह ग्लास, मिका, रबर। तो इंसुलेटर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, ग्लास लिखना है, मिका लिखना है और इसी के साथ साथ आप लोगों ने रबर को स्टेट करना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ यानी कि सेमी कंडक्टर्स हमारे पास सच एज जर्मेनियम, सिलिकॉन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इज़ वेरी मच सिंपल, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स में अगर आपसे कोई पूछे कि बेस्ट एग्जांपल दे दो, तो मैं कहूँगा आप लोग सिलिकॉन कह दें, आप जर्मेनियम कह दें। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल। डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इनके साथ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इट मीन्स कि हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट अपॉन रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल यू हैव चूजन।
if you have good conductors such as copper, aluminum, silver, so by increasing the temperature the resistance will increase. But if you have insulators, or if you have semiconductors, or if you have electrolytes, so in case of these the resistance is inversely proportional to temperature. By increasing the temperature you are just decreasing the resistance. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब ये दूसरा टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर कंडक्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस RO एट 0 सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास कोई भी, यानी कि हमारे पास अगर दो चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर है और एक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी रो पर, ठीक है, और किसी भी मटेरियल, लेट सपोज एक मटेरियल है हमारे पास, अब उस मटेरियल की हमारे पास 0 सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटे जी? उसको हम कहते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब ये बात आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, ये क्लियर वर्ड्स में मैं बताना चाहता हूँ कि 0 सेंटीग्रेड पर जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं दे बेसिकली इनकी कंडक्टेंस जो है वो ना होने के कारण दे एक्ट एज इंसुलेटर्स। एट 0 सेंटीग्रेड सेमी कंडक्टर एक्ट्स एज इंसुलेटर, बट वेन एवर एट रूम टेम्परेचर द सेमी कंडक्टर show good conductance, they act as a semiconductor, and at 0 centigrade, so by increasing the temperature the resistance decreases, due to which its conductivity increases या फिर conductance। so ये एक बात आप लोग के सामने मैंने रखी। दूसरी बड़ी बात जो मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूँ ये है कि हमारे पास जिस तरह का मैंने बताया कि अगर मैंने कोई सेमी कंडक्टर लिया है तो वो अगर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस बेसिकली उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। सो दैट इन दी इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल रेंज यानी कि कुछ हद तक नॉर्मल रेंज विद इन लिमिट्स, मैं सिंपल वर्ड में विद इन लिमिट्स में रहते हुए जो आप चेंजेस लाते हैं टेम्परेचर में, इतनी एक्सट्रीम चेंजेस ऑफ टेम्परेचर भी डिस्टर्ब करते हैं मटेरियल को भी एज वेल एज आपके एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस को। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, द इंक्रीज नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर been found that in the normal region the increase in resistance, ठीक हो गया। so RT minus R0 is the increase in temperature. It has been found that in the normal range of temperature, the increase in the resistance RT minus R0 is directly proportional to the initial resistance I, increase in temperature, या फिर जिसको हम कहते हैं change in temperature, increase in temperature को हम क्या कहते हैं, RT minus R0 को हम क्या कहते हैं, change in temperature. So let me write this, इसको हम क्या कहते हैं, RT minus R0, this is the this is the change in temperature, change in resistance, change in delta R, change in resistance. So change in the resistance is directly proportional to the original, directly proportional to the initial resistance. आपका जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक हो गया एक बात।
दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर आई ई, चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, change in temperature directly proportional to original change in temperature, and now combining these two relations we get RT minus R0 is directly proportional to R0 into T, and RT minus R0 is equal to alpha R0 into T. Okay, and alpha R0 over T, R0 and T, RT minus, so this will be written where alpha is the constant and is called as temperature coefficient of resistance. Its value depend upon the nature of material. Constant की value nature of material पर depend करती है, and temperature, rearranging equation we get RT is equal to R0 1 plus alpha T. From equation 12.6 we get and they are now talking about what is temperature coefficient of resistance. Alpha may be defined as increase in resistance per ohm original resistance per degree rise in temperature. Per degree rise in temperature हमारे पास पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारे पास टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में भी डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर ओम. The unit of alpha, the Rabi definition is per Kelvin. Per Kelvin is the unit. Since the resistance of metals increases with the rise in temperature, मेटल की जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है. Since the resistance of metals increases with the rise in temperature, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वही, they have positive temperature coefficient of resistance. तो मेटल्स के लिए हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है. कोएफिशिएंट while coefficient of temperature coefficient is negative for semiconductor, और semiconductor के लिए ये हमारे पास नेगेटिव अल्फा, ठीक है. To decrease in resistance as the temperature, the resistivity or specific resistance of most material increase linearly. The resistivity or specific resistance of most material increase linearly with increase of temperature. Specific resistance of most material increases linearly with increase in temperature. The equation 12.8 also applies to rho. At the temperature T, the resistivity of material is 1 by. Resistivity के लिए फिर सेम कैलकुलेशन की हुई है. अच्छा, ये चंद एक बातें हमने रेजिस्टेंस टेम्परेचर इसके बारे में पढ़ ली, ठीक हो गया. अब हमारा अदर टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई या फिर सोर्स. दिस इज अनदर टॉपिक. दिस विल बी डिस्कस्ड बाय सर मोहम्मद रफात, एंड मैं चाहता हूँ ज़रा इस चीज़ को ज़रा मैं
डीपली स्टडी करो। फिर मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये भी एक टॉपिक है हमारा, इसको भी मैं चाहता हूँ ज़रा डीपली स्टडी करो। तो ये मैं ज़रा मोहम्मद रफ़ात के लेक्चर ज़रा सुनता हूँ, तो वो क्या है। does not depend रेजिस्टेंस जो भी है कंडक्टर की, याद रखिएगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको पढ़ाता चलूँ जो हमारे उसमें सिलेबस में इंक्लूड है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बात बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूँ। देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास आर को, आर का मतलब रेजिस्टेंस और इस ओ का मतलब होता है इस, तो समटाइम्स हम इनिशियल भी कहते हैं, इनिशियल डायरेक्टली, और उसका ग्राफ बना हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किन किन कंडक्टर्स की क्या क्या रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट होती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 पर इतनी है तो बताओ 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करने को बोलेगा या 30 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल्टा आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दो बातें आपने याद रखनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है प्रोपोर्शनल है आर ओ एंड डेल्टा टी। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन जिसमें डेल्टा आर का मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस है, आर ओ का मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर, इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि अल्फा का फाइनल वैल्यू, चेंज आना रेजिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल, समझ आई। तो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल, तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। रीड फैक्टर इसको मैं क्या काउंट करेंगे, आर ऑन आर ओ, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अल्फा को पता कैसे करेंगे, डेल्टा आर और आर ओ इसका मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर मैं कहूंगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, इसका मतलब डेल्टा आर और आर ओ कवर हो गया। अब इसके अकाउंट में एक फैक्टर आ रहा है, ठीक है, डेल्टा टी यूनिट आगे टेंपरेचर, तो देखिए डेफिनेशन करेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस per unit rise in temperature is called temperature coefficient of resistance। ये डेफिनेशन बन गई इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। दोबारा बता रहा हूं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, फ्रैक्शनल चेंज in resistance per unit rise in temperature is called temperature coefficient of resistance, is called temperature coefficient of रेजिस्टेंस। समझ आई बात, ये डेफिनेशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप यहाँ तक नोट करें, फिर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। इस फॉर्मूले के लिखने के और तरीके होते हैं, इस वाले फॉर्मूले के लिखने के और तरीके होते हैं, और साथ साथ इसके यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। जब तक आप पहले ये नोट कर लें, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। देख, इस फॉर्मूले के लिखने के और तरीके होते हैं, इस वाले फॉर्मूले के लिखने के और तरीके होते हैं, और साथ साथ इसके यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। जब तक आप पहले ये नोट कर लें, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रब नहीं किया क्योंकि हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। समझ आई बात,
ये डेफिनेशन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का इट्स एस आई, इट्स का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा की बात कर रहे हैं ना, इट्स एस, तो अल्फा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो कि जितने यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, आपको ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली रेजिस्टेंस गिवन होगी, और आपको ये बताया जाएगा कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया, आपने फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है बस, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज गिवन होंगी, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आपसे वो पूछे भाई लेट्स सपोज उसने आपको कहा कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर बॉडी की या कंडक्टर की रेजिस्टेंस है लेट्स सपोज 10 ओम, लेट्स सपोज वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 50 डिग्री सेल्सियस पर बताओ रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो 50 डिग्री सेल्सियस आपको फाइनल टेम्परेचर गिवन है, तो 50 में से 0 निकाल दो, चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा 50, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पुट कर देना, बाद में ऐड करना मल्टीप्लाई करने के बाद, और आर ओ की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आपको ये पता चल जाएगा कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। देन जैसे कि सबसे पहले मेरे पास रेजिस्टिविटी पुट कर दी, तो फॉर्मूला बन गया फॉर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको पढ़ने के लिए कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का हो, रेजिस्टिविटी को पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब ऑन फ्लो कर रहा होगा करंट यानी कि आई। अब सुनिएगा, बैटरी या सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस ऐसा पोटेंशियल जबकि सेल या बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं कर रही हो, सप्लाई नहीं कर रही हो, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी को क्या है, ईएमएफ। मतलब इसका क्या होगा, यहाँ पर ये है ईएमएफ, याद रखिएगा। मतलब अगर बैटरी या सेल को आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, यानी कि ओपन सर्किट करंट फ्लो नहीं करना, मतलब बैटरी या सेल करंट प्रोवाइड नहीं करनी, इस कंडीशन में जो इस सेल के या बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ईएमएफ। और इस कंडीशन में इस कंडीशन में आप करंट प्रोवाइड करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। अब ऐसा वोल्टेज सेल या बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस ऐसा वोल्टेज जब सेल या बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही हो एक्सटर्नल सर्किट को या रेजिस्टेंस को, ऐसे वोल्टेज को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब ये दो मतलब एक्स्ट्रा बोलते हैं, मतलब कंपैरिजन आती है, पहले आपको ईएमएफ की डेफिनेशन को, ईएमएफ स्पेशली होता है ओपन सर्किट के लिए। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है ओपन सर्किट के लिए, जब सेल या बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती, सप्लाई नहीं होती, तो ऐसे वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। समझ आई? तो ये दो हमारे पास एक्स्ट्रा बोर्ड है, मतलब कंपैरिजन में आती है। पहले मैं आपको ईएमएफ की डेफिनेशन लिखाऊं। ईएमएफ स्पेशली होता है ओपन सर्किट के लिए। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है ओपन सर्किट के लिए, जब सेल या बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती, सप्लाई नहीं कर रही होती। तो डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले मैं ईएमएफ की, इट इज द potential difference, it is the potential difference across its terminal। अच्छा, अब the terminal आएगा जब हम बात करेंगे क्लोज सर्किट की। ईएमएफ किसी भी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस ऐसा वोल्टेज जब वो सेल करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल या बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस ऐसा वोल्टेज जब वो करंट प्रोवाइड कर रहा हो। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। देखो हमारे पास दो किस्म की रेजिस्टेंसेज होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बैटरी को जिसके साथ कनेक्ट किया गया है, सेल को जिसके साथ कनेक्ट किया गया है, ऐसे रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्सटर्नल। और फिर जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, उसकी अपनी अंदर की भी एक रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डेफिनेशन हम रेजिस्टेंस ही लिखेंगे जो मैंने आपको लिखाई है। रेजिस्टेंस होती क्या है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को ओपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब एक होती है सर्किट मतलब बैटरी के बाहर वाली, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, और एक होती है खुद बैटरी के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल। तो इट इज द ऑपोजिशन, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड गुड सोलर से। ठीक है, इज
हाँ भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे ईएमएफ का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास अच्छा एक चीज और ऐड कर दो। ईएमएफ ऑफ सेल, ये बैटरी, when it supplies current to the circuit। ठीक है, मतलब ईएमएफ का वो फॉर्मूला जब बैटरी या सेल सर्किट को करंट सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा, यानी कि करंट सप्लाई कर रहा है करेगा, तो उसको हम क्या देंगे, क्लोज सर्किट के लिए। ठीक है, यानी कि फॉर क्लोज सर्किट होगा। सो व्हेन द बैटरी और सेल इज प्रोवाइडिंग या सप्लाइंग द करंट, और स्मॉल आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये कंडीशन जब होगी जब ईएमएफ ग्रेटर होगा टर्मिनल वोल्टेज से। याद रखिएगा ये कंडीशन है। और करंट सप्लाई बाय द सेल ऑन आर प्लस। अच्छा, हम ज़रा बात भी करते हैं, ये भी कर रहा है, लेकिन हम भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि बात करने का शौक़ तो हर किसी को होता है। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, और सप्लाई से यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ, सेल बैटरी मुराद है, सेल बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, और सप्लाई से मेरा मुराद सेल या बैटरी है। सेल या बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस पाई जाती है, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हकीकी रेजिस्टेंस जो वायर की होती है, एक वो जो कि बैटरी के अंदर पाई जाती है। तो हमारे पास इंटरनल सप्लाई और सप्लाई हमारे पास all supplies, example, a cell must have some internal or small when the cell is delivering no current, i.e. no load. The potential difference across the terminal will be equal to EMF of the cell. बड़ी बात कहती है, वो कह रहे हैं कि जब EMF, जब बैटरी हमारे पास कोई, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि हमारे पास EMF इज इक्वल टू दी टर्मिनल इन्होंने लिखा है will be equal to the EMF of the cell. Potential difference across the terminal VT तो इस केस में दो मामला होते हैं। एक तो ये कि I is equal to 0, नो करंट। दूसरी ये कि हमारे साथ जो I is not equal to, ये हमारे पास सर्किट ओपन सर्किट। और तीसरी ये कि लोड इज़ नॉट कनेक्टेड। ये तीन बातें होगी। जब EMF इज इक्वल टू टर्मिनल, ठीक हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT, terminal potential difference. At that time the circuit is open. At that time the current flowing in a circuit is equal to 0. At that time we can say that load is not connected. Whenever the load is connected, then some load resistance R is connected across the terminals of the cell. The current I starts flowing in the circuit figure 12.9. This current causes a voltage drop across internal resistance R. तो अगर हमारे पास ये क्लोज हो जाए, अब EMF is not equal to, whenever load is connected, EMF is not equal to terminal potential difference. At that time हमारे पास तीन वाक़यात क्या होती हैं, तीन वाक़यात। यहाँ पर हमारे पास लोड इज कनेक्टेड, एक बात तो ये होती है।
आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ फ्लोइंग थ्रू। तीसरी बात, ये सर्किट क्लोज सर्किट हो जाता है, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो फिर क्लोज सर्किट हो जाता है। अब एक बात मेरी याद सुने, तो ईएमएफ को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो इस केस में चौथी बात की एडिशन ये कर दें कि ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर। सो हेयर टर्मिनल जब ये ज़्यादा हो तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वायर जो होगा, वायर जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टर्मिनल ऑफ द सेल द करंट आई स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट फिगर 12.9, दिस करंट causes a voltage drop across internal resistance of the cell, voltage drop across internal resistance, voltage को कम करता है across the cell, so the terminal voltage be available will be, so the terminal I starts flowing in circuit figure, this current causes a voltage drop across internal resistance of the cell, so the terminal voltage be available will be less than relationship between. ये एक मामला हो गया यहाँ। अब दूसरा मामला को ज़रा जांचिए, पड़ताल करें इसकी तरफ। हमारे पास अब दो किस्म के रेजिस्टेंस पाए जाते हैं। अगर आप लोग को ओहम्स लॉ आता है तो आपको सब कुछ आता है। मैं ये वसूख के साथ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाला हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाला हूँ। तो ज़रा देखिए, अगर हम ओहम्स लॉ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओहम्स लॉ कहता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। अब जब करंट फ्लो करता है तो उसके लिए हमारी ये इक्वेशन I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R हो जाती है। सो R इज़ नॉट ए सिंपल वन। सो I इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो बैटरी का होता है, EMF ऑफ द सेल, एंड रेजिस्टेंस हमारे पास दो होते हैं, एक बैटरी का और एक वायर का। सो IR, अब हमारे पास ये एक मामला बन चुका है। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? हम तो कैलकुलेट करने वाले हैं क्या करने वाले हैं? हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर और ईएमएफ को यहाँ पर, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। ओके, हो गया। यहाँ तक ये रिपोर्ट थी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद हमें क्या रिपोर्ट मिलती है उसको भी ज़रा जांचिए। अगर मैं स्मॉल आर को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल आर को उधर शिफ्ट करूँ, तो ये यहाँ पर ये हमारे पास प्लस में है, तो उधर जाके ये ई माइनस आर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर एक बात दूसरी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ईएमएफ के होते हुए तो उसका फॉर्मूला होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्स ऑन आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। ये बन गया हमारे पास करंट का फॉर्मूला। सेल या बैटरी जो करंट प्रोवाइड करेगा ईएमएफ के होते हुए तो उसका फॉर्मूला होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं।
एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं। देखो ये वाला फॉर्मूला जब है जब सेल या बैटरी सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर हमारे पास एक कंडीशन और आती है, जब हम सेल को या बैटरी को चार्ज करते हैं जब करंट कर रहा होगा। फिर हमारे पास एक कंडीशन और आती है, जब यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलता है। एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं। देखो ये फॉर्मूला जब है जब सेल या बैटरी सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर हमारे पास एक कंडीशन और आती है, जब हम सेल को या बैटरी को चार्ज करते हैं जब करंट सेल को या बैटरी को दिया जाता है। सो व्हेन द
इन्होंने कहा ये, मैं सिंपल वर्ड्स में अब आप लोगों को ये समझाऊंगा, मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती, मुझे जितना आता है मैं उतना करूँगा। ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जितना आता है मैं उतना करूँगा, आप लोगों को सही समझाऊंगा, आप लोगों को एक पाथ दिखाऊंगा। अच्छा ज़रा देखना आप, मेरी ज़रा वो देखना, आजकल वर्चस्वता, अच्छा फन भी ज़रूरी है ना। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं देगी, मुझे उम्मीद है। मैं अभी आईपैड पर राइटिंग कर रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस को समझते हैं, आइए आर को समझते हैं, आर को, आर। अच्छा अब इससे पहले मैं आपको चंद एक बातें बताऊँगा, थोड़ी सी वो बातें याद रखते हैं, याद रखने बड़ा मज़ा है। एक होता है क्लोज सर्किट, मैं इधर सर्किट पिन होता है, अच्छा इसकी वर्चस्वता भी जा चुकी है, बाढ़ में अच्छा एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। ये दो सर्किट्स होते हैं आपको। क्लोज सर्किट जो होता है ना, क्लोज सर्किट, इसमें करंट फ्लो करता है, I इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। एक बात, ये बात आपको। दूसरी बड़ी बात आप लोगों ने क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में ये याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास मुकाबला होता है V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस EMF ऑफ द सेल। अगर आपके पास V इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स EMF यानी बैटरी इज सप्लाइंग करंट टू द सर्किट, और जब करंट सप्लाई होता है तो उसकी वजह से EMF ऑफ द सेल उसमें एक ड्रॉप, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप मिलता है हमें। EMF में क्या होता है, EMF ड्रॉप होता है। बट याद रखें कि दिस EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बट इन केस ऑफ दिस EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर ये जो EMF होता है, ये EMF ये क्या करता है, ये ड्रॉप होता है। कितना ड्रॉप होता है, क्योंकि आप वो करंट दे रहा है, कितना ड्रॉप होता है। अगर हम यहाँ पर इस ओहम्स लॉ को अप्लाई करें तो ओहम्स लॉ स्टेट दैट I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। सो अब हमारे पास यहाँ पर ये V इज इक्वल टू IR, बट यहाँ पर हमारे पास ये अगर EMF ऑफ द सेल है तो हमारे पास करंट फ्लो करता है और हमारे पास छोटा वाला R आएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप बाय द वैल्यू ऑफ IR की वैल्यू के जितना ही हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। कितना ड्रॉप आएगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जितना हमारे पास वैल्यू ऑफ IR हो। ये भी आप एक बात नोट डाउन कर ले, अपने साथ लिख लें, अपने साथ लिख लें। यहाँ पर E इज इक्वल टू, तो ये बात हम बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं कि दिस हेयर इज, यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी हमारे पास 0 होता है।
internal resistance whenever battery is not supplying, so internal resistance is equal to the 0. But whenever it supplies a current, so internal resistance not equal to 0, but it drops by the value of IR. टेंशन तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो बात थी वो हमने सारी निपटा दी। ठीक हो गया। अब दोबारा इसको एक रीड देते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं कि all supply example a cell must have some internal resistance however small when the cell is delivering no current, i.e. no load is connected. The potential difference across the terminal will be equal to the EMF of the cell. When some load resistance is connected across the terminals of the cell, the current I starts flowing in the circuit figure. This current causes a voltage drop across the internal resistance of the cell terminal voltage, so that terminal voltage be available will be less than EMF. The relationship will be given by this. आगे सब को देखिए, but when the circuit is closed, the current move through it and experience associated drop and potential difference equal to IR. Thus, when a current is flowing through a source, the potential difference between the terminals of the source is अच्छा कितनी कमी आएगी हमारे पास V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। हमारे पास आई आर ड्रॉप होता है, तो हमारे पास आई आर के मुताबिक द पोटेंशियल वी कॉल द टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द EMF बिकॉज ऑफ द टर्म आई आर रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज जो कि पहले बराबर था वो उसमें भी अब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप मिलने को मिलेगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू दी हमारे पास बैटरी ऑफ द सेल में से जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है द प्रोडक्ट इसके आई आर के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप मिलने को मिलेगा। सो ये हमारा एक टॉपिक ये भी हो गया ऑलमोस्ट 47। तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक पावर एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर, फिर मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये हमारा एक टॉपिक होगा। मैक्सिमम पावर आउटपुट ये हमारा एक टॉपिक। सो हम इससे पहले थोड़ा सा सरारफात को सुनते हैं, फिर आप लोगों के साथ बातें वगैरह करते हैं। When the cell या बैटरी is charged, is being charged or discharged। बस ये समझ लें कि जब सेल या बैटरी को करंट दिया जाएगा, ऐसी बात है बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, सेल को चार्ज किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको बैटरी या सेल करंट नहीं दिया जा रहा है, तो फिर V की जगह पे E और E की जगह पे V आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो E इज इक्वल टू E प्लस आई आर। और इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा एनर से, क्योंकि इस रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक के अंदर ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बनता है दिस इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस for of power distribution V square upon is equal to R charge of। और हमारा लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट इंटरनल मैक्सिमम पावर आउट। ये समझ लें कि जब सेल या बैटरी को करंट दिया जाएगा, ऐसी बात है बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, सेल को जब अगर सेल प्रोवाइड चार्ज कर सके फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला मैं आपको नंबर के डिसिपेटेड पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। जाहिर सी बात है हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो जो रेजिस्टेंस है
उसमें पावर डिसिपेशन होती है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी डिसिपेट हो रही होती है, मतलब जो कि कन्वर्ट हो रही होती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर। तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इज कॉल्ड पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला मतलब होता है इलेक्ट्रिक पी। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं यहां पर कि ईएमएफ की फॉर्म के अंदर, ईएमएफ की कंडीशन के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको वो लिखवा रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा जो उसके फॉर्मूला होता है। सो P इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ और इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनता है E अपॉन R प्लस R का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो आपको मिलेगी पावर डिसिपेशन। ठीक है, वैसे हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो होता है पावर का वो क्या होता है VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट विल गिव यू पावर डिसिपेशन, सीधा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम ईएमएफ पढ़ रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो ईएमएफ की फॉर्म में, इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या है वो ये लिखा हुआ है। E अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर इनटू R। और एक बात याद रखिएगा, इफ R is equal to R, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिलीवर होता है तो कहते हैं मैक्सिमम पावर। इफ R is equal to R then पावर डिलीवर्ड yes मैक्सिमम, इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये टॉपिक लिखा हुआ है जो डिस्कस करना है, देखो इधर से याद रखिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी हो जाए तो इस कंडीशन में जो पावर डिलीवर होता है इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला इस बार क्या बनेगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल टू, चलिए पुट करके देखते हैं। ये देखिए मुझे इस R की जगह पे R पुट करना है, स्मॉल r। जब मैं यहाँ पर R पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा R प्लस R, तो R प्लस R कितने हो जाएंगे 2R, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो E पर तो स्क्वायर है ही, E पर तो स्क्वायर है ही, अपॉन में 2 और R दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, ये देखें अपॉन में 4 आ जाएगा, और साथ साथ इस R की जगह पे भी आप क्या पुट करेंगे स्मॉल r, तो R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में बचेगा सिर्फ एक स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला बन गया मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का, ये आपके पास लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बनता है दिस इज कॉल्ड। चलिए पुट करके देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन ना, ये टॉपिक का टॉपिक डिस्कस करना है, देखो इधर से याद रखो, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी हो जाए तो इस कंडीशन में जो पावर डिलीवर होता है इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला कितना बनेगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड विल इक्वल, चलिए पुट करके देखते हैं। मुझे इस R की जगह पे R पुट करना है थोड़ा, जब मैं R पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा R प्लस R, तो R प्लस R कितने हो जाएंगे 2R, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो E पर तो स्क्वायर है ही, E पर तो स्क्वायर है ही, अपॉन में 2 और R दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, ये देखें अपॉन में 4 आ जाएगा, और साथ साथ इस R की जगह पे भी आप क्या पुट करेंगे स्मॉल r, तो R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में बचेगा सिर्फ एक स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला बन गया मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का, ये आपके पास लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर, ये बनता है पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस। और मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम पावर की कंडीशन ये होती है इफ R इज इक्वल टू R, तो पावर का फॉर्मूला मैक्सिमम वाला क्या बनेगा E स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल r। स्मॉल r को स्मॉल r लिखिएगा, कैपिटल R को कैपिटल लिखिएगा, अलग अलग है, कैपिटल R का मतलब एक्सटर्नल और स्मॉल r का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये सब नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर या पावर डिसिपेशन। अच्छा, अब हम मैक्सिमम पावर आउटपुट टॉपिक के यहाँ से पढ़ते हैं। In many electronic circuits and systems, it is important to have maximum transfer of power from the source to the load. पावर हमें ज़्यादा क्यों चाहिए होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आपके साथ पावर कम हो, यानी कि अगर आप मैक्सिमम पावर इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास इतनी बिजली हो कि वो सिर्फ लाइट को जला सकती है, पंखे को नहीं चला सकती, तो हम कहते हैं कि इस बिजली का पावर नहीं है, पावर नहीं है। पावर हमारे पास इसका काम है, तो पंखे को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत है, हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए। तो इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स
कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमारे पास एंड सिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो पावर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि बिगर अप्लायंस नीड मोर पावर, मोर इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम दी सोर्स टू दी लोड। अब पावर कैसे कैसे कहते हैं? पावर को ज़रा डिफाइन तो करो ना सबसे पहले। तो पावर को ज़रा डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक पावर when voltage is applied to a circuit, it causes current I to flow through the resistance R in the time t. The total charge U flows in time t. Second is पावर किसे कहते हैं? वर्क और टाइम। ठीक हो गया, वर्क और टाइम। अब वर्क को कैसे लिखना? फ्रॉम ओहम्स लॉ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया, इस को इधर पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क
अच्छा, अब मैक्सिमम पावर आउटपुट तो आइए समझते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट को लिटिल बिट ऑफ फन के साथ समझते हैं। फ़न आप लोग को बहुत मज़ा देता है। ज़रा परफ्यूम को तो बड़ी मज़े का परफ्यूम होता है ना, जब मैं इस तरह करता हूँ ना, जब मैं इस तरह पास पहुँच गया, मुझ तक तो पहुँच गया, आप लोग तक तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है बेटे जी, अपना बंदोबस्त अपना करें। अच्छा जी बेटे जी, सुनिए मेरी बात बेटे जी, आप लोग मेरे दोस्त सारे, आप बात सुनिए। अच्छा बेटे जी, अब कहते हैं ना कि मैक्सिमम पावर आउटपुट, आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ ले, कोई मशीन आपने कनेक्ट की, वो बिजली वाली मशीन हो आपके साथ। यानी कि अगर मैं इस टैबलेट को या फिर आईपैड, आप लोग को नहीं नज़र आ रहा, मैं ज़रा नज़दीक करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये मेरा आईपैड है ना, लेट्स सपोज, और ये अभी खाली है बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं इसको जो है वो अभी इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा इनपुट सोर्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनपुट सोर्स हो गया, और मैं इससे आउटपुट ले रहा हूँ इसको यूज़ करके। तो हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट मजबूत हो, तो मुझे इनपुट ज़्यादा देना होगा। तो आउटपुट यानी कि मैं इस पर ज़्यादा वक्त काम कर सकूँ। ये वायर्स बड़े मसले बनाते हैं मेरे लिए, ये मेरे कैमरे के दरमियान खलल पैदा करते हैं। देखो देखो, ये खलल पैदा करते हैं। जाओ तुम यार, जाओ यहाँ से। अच्छा देखो, मैंने जिस तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया है ना, मेरे आईपैड में 80% था, अभी मैंने डाला तो 84 हो गया। दिस इज सो कॉल्ड स्मार्टनेस इसको कहते हैं। अच्छा बेटे जी, अगर आप लोग को मेरी एक बात समझ में आती है तो वो ज़रा सुन लें ज़रा मेरी एक बात को कान खोल के ज़रा सुन लें। वो ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमारे पास आउटपुट यानी कि जो हम काम लेते हैं वो मैक्सिमम पावर आउटपुट हम किस तरह लें। पावर किसे कहते हैं? पावर को हम, इलेक्ट्रिक पावर को हमने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम, उसको हम पावर कहते हैं। अब ये जब अगर ये इसमें पावर ज़्यादा हो इस वायर में, ठीक है ना, इस वायर में, तो ये आईपैड को ज़्यादा जल्दी चार्ज करेगा। तो ये वर्क डन कर रहा है कम वक्त में ज़्यादा वर्क परफॉर्म, तो मैं कहता हूँ कि इसकी पावर ज़्यादा है, इस वायर की पावर क्या है, वो ज़्यादा है। अब मैक्सिमम पावर हम किस तरह लें, ये हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि बिगर अप्लाइंसेस हम इन रेडियो और टीवी ट्रांसमिटिंग सिस्टम्स इट इज़ डिज़ायर टू ट्रांसफ़र द मैक्सिमम पावर पॉसिबल। यहाँ पर यानी कि रेडियोज़ वगैरह में, रेडियो एंड टीवी, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, रेडियो प्लस टीवी, इसमें हमें मैक्सिमम पावर दरकार होता है, मैक्स पावर दरकार होता है, मैक्स पावर। तो किस तरह हासिल करेंगे? पॉसिबल फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग मीडियम, मैक्सिमम पावर पॉसिबल फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग। यहाँ हम एक ट्रांसमिटिंग मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं एंटीना सिस्टम, उसके ज़रिए पावर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, एंटीना सिस्टम के थ्रू। तो मैक्स पावर कहाँ से आता है? एंटीना से हमारे पास आता है, एंटीना सिस्टम के ज़रिए। तो ये हमारे पास, वी वांट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम एम्पलीफायर टू स्पीकर सिस्टम। हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र एम्पलीफायर से, अब हम स्पीकर के साथ एम्पलीफायर को क्यों अटैच करते हैं? शाबाश बेटा, हमें स्पीकर को मैक्सिमम पावर देनी होती है। तो अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर में भी हमारे लिए क्या होता है, मैक्स पावर दरकार होता है, मैक्स पावर दरकार होता है। तो वो हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है? एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है, स्पीकर सिस्टम।
दिस इज accomplished by proper matching of load resistance and source resistance। और ये मैक्सिमम पावर हम किस तरह अटैच करते हैं यानी हासिल करते हैं, ये हम इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को यानी लोड रेजिस्टेंस एंड हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, इसको क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, इसको मैच करते हैं और आर और यानी कि आर वर्सेस स्मॉल आर, इसको अगर आप बेहतरीन तरीके से मैच करोगे तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा मैक्सिमम पावर आउटपुट। याद रखें मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए आपको R इज इक्वल टू आर को बराबर करना होगा, तभी आपके पास आप मैक्स पावर ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी जितना आपके पास लोड रेजिस्टेंस होगा उतना आपके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ तो आप मैच कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल कर पाएंगे। इसी वजह से जो एंटीना होते हैं, जो एम्पलीफायर्स होते हैं, इसमें यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है। सो हमारे पास consider the circuit of figure 12.11 in which as the current I flows through the load resistance R, the circuit flows from a point of higher potential to a point of lower potential। और हायर से लोअर का जो हमारे पास मामला होता है ये कन्वेंशनल करंट। The charges flow from point of higher potential to lower potential, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो, और चार्जेस कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। इट इज टाइप ऑफ अ कन्वेंशनल करंट, नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब यहाँ पर जो हम करंट लेते हैं वो कौन सा करंट है, तो हमारे पास वो कन्वेंशनल करंट होता है। From a point of higher potential to a point of lower potential, in the process they lose potential energy। और इसी प्रोसेस में ये जो चार्जेस होते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते हैं। इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, अगर हमारे पास लोड के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम कहते हैं कि वो V है, टर्मिनल पोटेंशियल। Difference across the loss of potential energy per second is known as power from the loss of potential energy per second is known as power delivered to R by the current I is। तो इसी दौरान हमारे पास जब चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, V is the potential difference across R, the loss of potential per second, power delivered to R by current I per second। Loss of potential per second is known as power delivered to R by the current I। I की जानिब से पावर का जो फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई वी। P इज इक्वल टू आई वी इज द फार्मूला ऑफ पावर, एंड P आउटपुट इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड I स्क्वायर R आई को हम लेते हैं आई
मैक्सिमम पावर आउटपुट का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू विल बी फाइन एंड यू विल बी इन बेस्ट ऑफ योर मूड। आई होप maximum power output. This chapter is now completed. Current electricity is completed in this topic and mostly बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है वो मेहनत करें, खूब मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको अपनी मेहनत का सिला देगा, ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इसी तरह वीडियोस के साथ हम हाज़िर होंगे, जिस तरह हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया, सारे टॉपिक्स कवर किए। नोट्स नहीं बनाए, हाँ एक अफसोस होगा, नोट्स नहीं बनाए। नोट्स भी इंशाल्लाह जल्द ही मैं बना लूँगा और फिर आप लोगों से मुलाकात होती है किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।